हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। फ्रेंड्स, आज का हमारा मुद्दा है हाउ टू स्कोर 150 मार्क्स इन एमटीएस एग्ज़ाम। हम किस तरीके से 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एमटीएस के एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, जो मेरे साथ नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि एमटीएस से रिलेटेड ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। डेफिनेटली आप जाइए वीडियोस में, चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाके आपको एमटीएस रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने ऑलरेडी डिटेल एग्ज़ाम सिलेबस अपलोड किया हुआ है कि क्या क्या एमटीएस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैंने पिछले साल की कट ऑफ बताई हुई है, इस साल की कट ऑफ बताई हुई है, और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने एमटीएस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ ऑलरेडी बताई हुई हैं वीडियोज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, पर आज का जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि किस तरीके से जो है 150 प्लस मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं एमटीएस के एग्ज़ाम में। आखिर वो क्या तरीके हैं, आखिर वो कौन से पाथ हैं जिसको टॉपर्स यूज़ करते हैं और यूज़ करके वो 150 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं और एक सीट जो है वो अपने नाम करते हैं। ठीक है, चलिए आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे सेशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपका सिलेबस क्या है एमटीएस रिलेटेड और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बस ओवरव्यू दूंगी। डिटेल में मैंने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि क्या सिलेबस है। वहाँ पे बाकायदे पीडीएफ है जो कि DSSB द्वारा दिया गया है, डिटेल सिलेबस ऑफ एमटीएस एग्ज़ाम। ठीक है, तो वो पूरा पीडीएफ ही लेके मैंने आपको समझाया हुआ है। तो डिटेल सिलेबस के लिए आप वो वाली वीडियो देखिए, डेफिनेटली आप जाइए चैनल पर, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पैटर्न। डेफिनेटली फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्लियर करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र ये होता है कि आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न को समझने की ज़रूरत होती है कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी क्वेश्चन पूछने की स्ट्रैटेजी कैसी है, कितने मार्क का पेपर है, पेपर में क्या क्या आ रहा है, मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देती हूँ एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आप देखिए कि DSSB में आपका टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 200 मार्क का। DSSB MTS में 200 मार्क का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें आपके 5 सेक्शंस रहेंगे। कितने सेक्शन रहेंगे? 5 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, पांचों सेक्शन जो है वो 40 मार्क कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आपका कितना मार्क हो जाएगा यहाँ पे? 200 मार्क हो जाएगा। ठीक है, 5 सेक्शंस, ईच सेक्शन कंसीडर 40 मार्क एंड दैट ओवरऑल विल बी 200 मार्क। ठीक है, 200 मार्क का आपका ओवरऑल जो हो जाएगा एग्जाम हो जाएगा। ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न आपका पेपर का। ठीक है, साथ ही आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क का रहेगा और 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे बाकी आपने सुना होगा टीजीटी के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 200 मार्क का ही पेपर है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो लोग टीजीटी या पीजीटी एस्पिरेंट हैं, अगर उन्होंने भी ये एमटीएस का फिल किया रहेगा तो मैं उन्हें बता दूँ कि आपका जो पेपर 1 है ना, यही एमटीएस का एग्ज़ाम है। मतलब उनका पेपर 1 क्या होता है कि उनका एक सेक्शन जो है, उनका एक सेक्शन 20 मार्क का आता है और यहाँ पे एक सेक्शन 40 मार्क का आ रहा है। बस यही डिफरेंस है, बाकी पेपर 1 का 5 सेक्शन या एमटीएस का पूरा सिलेबस है। ठीक है, बाकी डिटेल में मैंने बताया, जो लोग नहीं पता है डेफिनेटली जाइए और वो वीडियोस देखेंगे ना, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रही, इसलिए बोलती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ना, तो कई एक बार क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, कई बार आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो जाएंगे तो उससे, या फिर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या अपडेट चल रहा है अभी, तो इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमेशा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से रहने वाली और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टडी टाइम से रिलेटेड। देखो, कई सारे हमारे व्यूअर्स और कई सारे एस्पिरेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, कितने घंटे पढ़ने का यहाँ पे सवाल नहीं है, सवाल ये है कि 5 सेक्शन जो आपके एग्जाम में आ रहा है, उन 5 सेक्शन में आपके एक सेक्शन पे, 5 सेक्शन हो गए, 5 सेक्शन में आपके कौन से सेक्शन पे कितना कमांड है वो इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे मान लो अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग मोटा मोटी सबकी ठीक ठाक ही रहती है। ठीक है, तो इसको हम
ओवरऑल अगर हम ज़्यादा टाइम नहीं भी देंगे तो भी हम ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर सेम हम हिंदी की भी बात कर लें तो मतलब रीजनिंग और हिंदी को मिला के अगर आप रोज़ 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। 1 घंटा मैं क्यों बोल रही हूँ, मतलब ये करने के बाद, मतलब आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद मैं बोल रही हूँ, मतलब डाउट क्लियरेंस वगैरह और जो जो टफ क्वेश्चन है वो सब अगर आप इतना भी पढ़ेंगे, डेली पढ़ लेंगे 1 घंटे तो बहुत है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। और वही अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये टाइम वाला जो बात है ना, स्टडी टाइम से रिलेटेड चीज़ों की बात आप लोग बार बार करते हैं, तो ये स्टडी टाइम डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस आपके पर्टिकुलर पेपर में, उससे डिपेंड करता है कि आपको उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को कितना टाइम देना है, ठीक है। ये बात रही एग्जाम पैटर्न और स्टडी टाइम से रिलेटेड। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखिए, ये जो वीडियो है ये मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है कि इंग्लिश के पेपर में यहाँ पे आपको ये जो एग्जाम पैटर्न आपको दिख रहा है, इसमें एक जो है ना आपको 40 मार्क का आपका यहाँ पे जो है इंग्लिश भी पूछेगा, है ना। 40 मार्क का आपका इंग्लिश भी पूछेगा। तो इसके देखो इंग्लिश में आपका एरर पूछेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डाल दिया है मैंने कि ये वाले आप चैनल पर जाके डेफिनेटली ये जो वीडियो है आप देख लीजिए। 150 आपके एरर है, 150 प्लस एरर है यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख लेंगे ना तो डेफिनेटली मैं आपसे वादा करती हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला एरर से रिलेटेड एग्जाम में, है ना। बहुत अच्छा लेवल का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप जाके एक बार देखो, आपको समझ में आएगा डेफिनेटली कितने अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन है। सारे PYQ मैं आपको बता दूँ, सारे PYQ है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अरे इतना घंटे कौन रखेगा, तो शॉर्ट में भी वो वीडियोस अवेलेबल है। मैंने एरर्स के डे 1 डे 2 ऐसे करके करा रखा है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको अपना जो है नींव को मजबूत करना है, उसके लिए यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस भी मैंने बना रखी है। तो डेफिनेटली आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके इंग्लिश के सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्टडी प्लान से रिलेटेड। देखो, स्टडी प्लान भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, कितना टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, सिलेबस क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो यहाँ पे जो है आपका 5 सेक्शन हो गया, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, अगर मुझे लगता है कि मेरी हिंदी अच्छी है, अगर मुझे लगता है मेरी रीजनिंग अच्छी है, तो इन तीनों सेक्शन में अब कब टाइम दूंगी मैं, अब मैं मैथ्स में ज़्यादा टाइम दूंगी, या फिर अगर मुझे लग रहा है मेरी मैथ्स अच्छा है तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा टाइम दूंगी। आई बात समझ में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है और कौन सा एरिया वीक है, ये आप खुद अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो आप अपना स्ट्रेंथ जोन, अपना वीक जोन फाइंड आउट कीजिए और अपने वीकनेस पे काम कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वाला आपको इसलिए बता रही हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है अगर आप देख लेंगे ना तो आपको इंग्लिश में 40 मार्क्स में से 40 मार्क्स आने से कोई रोक ही नहीं सकता। इतना अच्छे से डिटेल जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे क्वेश्चन लॉजिक के, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बेसिक्स पे काम करते हैं ना, तो बेसिक्स जितना आपका स्ट्रांग होगा, आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने की उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। ये चीज़ रही। स्टडी प्लान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है अपना टाइम, क्या आप जॉब करते हैं नहीं करते हैं, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिवाइड कीजिए। अपना जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, बहुत ही अच्छी बात है, उसमें और ज़्यादा महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए। और जितने भी वीक सेक्शन है, कोई बात नहीं, अब वीक सेक्शन को मैं एवरेज स्कोर करने की कोशिश करो। अगर आप वीक सेक्शन में एवरेज स्कोर करते हो ना, इसका मतलब है आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कोई किसी को बताता नहीं है कि कहाँ काम करने की जरूरत है। सब बोलते हैं कैसे मार्क्स आएगा, कैसे मार्क्स आएगा। अरे मार्क्स कोई हवा थोड़े ना है कि गए, और कोई हवा नहीं है कि गए जाके पकड़ के लेके आ गए, या फिर कोई इंसान नहीं है कि जाके उसको पकड़ के लेके गए। ये आपका स्लो प्रोसेस है ना। वो प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल्स की, कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स आप फॉलो करो। देखो, अगर स्टडी मटेरियल्स की बात करें तो कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग जो है प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं, कई लोग टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, कई लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज पढ़ते हैं, ठीक है। कई लोग कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, कई लोग होते हैं जो कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, कई लोग खुद से पढ़ेंगे, कई लोग जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है उनसे जो है गाइडेंस लेते हैं। सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने भी DSS एग्ज़ाम क्लियर किया है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जो है PYQ पे ज़्यादा रिलाई करो, PYQ पे फोकस करो, आप उसको सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये समझ में आएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपको ये समझ में आएगा
कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पैटर्न कैसा है पूछे जाने का, तो आपको ना एक पैटर्न फिक्स हो जाएगा, आपका हाथ बैठ जाएगा। मतलब आप जब पेपर सॉल्व करोगे ना, आपने ऐसे 5-6 पेपर सॉल्व कर लिए, तो अब 7वां-8वां पेपर सॉल्व करोगे तो आपका दिमाग खुद ही बताएगा कि अरे इस क्वेश्चन के बाद ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस सेक्शन के बाद ये सेक्शन आएगा। आप सरप्राइज नहीं होगे आपके स्क्रीन पर चीज़ें आने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफ़ी सारा प्रैक्टिस किया हुआ है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, तो आपने किया रहेगा पहले का, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आप जो है पेपर को सॉल्व कर पाओगे आपके रियल एग्जाम का, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी जो ऑनलाइन कोचिंग वगैरह है, आपको देखो कोचिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं है। कोचिंग वाले जो है आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं हम आपको एक एक चीज़ सिखाने, स्कूल नहीं कोई आपको हाथ पकड़ के ABCD सिखाने वाला है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि आपको कोई अच्छे से गाइड कर सकता है, ठीक है, कि आप इस तरीके से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो बड़े होने के बाद सिर्फ गाइडेंस मिलती है, आपको हाथ पकड़ के ABCD कोई नहीं सिखाने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप खुद एक मेजॉरिटी में आते हैं, आप खुद एक बड़े बच्चे हैं ना, ऐसे स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ठीक है। आप एक मेजॉरिटी, आपकी जॉब लगने के बाद आपको इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद को क्या गलत है क्या सही है वो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, आपको खुद जो है क्लियर करने आना चाहिए, ठीक है। आपको खुद समझ में आना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ऑल राइट, तो ये रहा आपका स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीज़। मैं तो बोलूँगी आप PY करो। बाकी जहाँ तक अगर बुक्स की बात है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स, अगर आप कहेंगे तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक्स भी बता दूँगी, ठीक है। बुक्स की फ़ोटो के साथ में बता दूँगी कहाँ से क्या क्या करें। ऑल राइट, चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक्स पे। देखिए इसी के बारे में आपको बात करी थी। आपको मैं बता दूं, जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, उन सब की बेसिक्स बहुत क्लियर होती है। बिना बेसिक्स क्लियर किए आप सोचोगे मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, नहीं होने वाला है। पहले का टाइम गया, आप एरिया का फॉर्मूला याद कर लिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्ट एरिया निकालो। अब कहीं आप बताओ, आप पेपर सॉल्व करो, कहीं एरिया निकालने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ठीक है। अगर एरिया निकालने पूछेगा भी ना, उसमें एक आध चीज़ें ऐसे ट्रिकी दे देगा कि आपको बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगी तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। मान लो दे देगा कई सारे, तो आजकल स्पीड और डिस्टेंस वाले में भी अगर मान लो किलोमीटर से है तो मीटर पर सेकंड से निकालने को दे देगा। तो इस तरह के बेसिक चीज़ें दे देगा कि आपको बिना कन्वर्ट किए आप आंसर नहीं ला पाओगे। तो वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आपके बेसिक्स क्लियर हों। तो बेसिक्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैथ्स की बात हो, इंग्लिश की बात हो, हिंदी की बात हो, रीजनिंग की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक्स क्लियर करें। नहीं समझ में आ रहा है, प्लस माइनस नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी टाइम है, खुद से देख लो। एग्ज़ाम में आपको कोई बताने वाला नहीं है। फिर आप सोचोगे अरे छोटी सी चीज़ थी, क्लास कर ली होती। क्लास करने से नहीं होता, आपको अभी करना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये चीज़ें रही, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बेसिक्स पे ध्यान देना होगा और बहुत अच्छे से डिटेल पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप डेफिनेटली सक्सेस की ओर बढ़ेंगे और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करने से डेफिनेटली जो है वो सबको बहुत हेल्प मिलती है एग्ज़ाम में, चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम हो। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करती है आपके सिलेक्शन की ओर, और आपको एक सीट दिला के रहेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है। नहीं दिलाएगी तो आप इसी कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताना कि मैम ये हुआ मेरे साथ। ऐसा कोई भी नौबत ही नहीं आएगी, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप डेली क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर जो है प्रैक्टिस करते रहिए, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देते रहिए। अगर आप इतनी भी चीज़ें करते हैं ना तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में ये सब चीज़ें टाइम सेव करने में काम आएगी। DSSS भी आपको पता है टाइम गेम है ना। पेपर तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, पर उतने कम समय में वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गेम है। तो DSSS भी इज़ ऑल अबाउट द टाइम गेम। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि कम टाइम में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में कम स्पीड में कैसे मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। ध्यान रहेंगी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या करना है, टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करने सीखना है। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या, अगर मेरे स्क्रीन पे कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको 2 बार पढ़ने के बाद भी मुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आपने रीडिंग किया थोड़ा सा समझ में आया, सेकंड रीडिंग किया, सेकंड रीडिंग में भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, थर्ड रीडिंग में कोशिश करो नहीं आ रहा है, स्किप द क्वेश्चन,
क्वेश्चन को स्किप करके चल जाओ, टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। अगर आप टाइम वेस्ट कर देते हो तो डेफिनेटली जो है आप एग्जाम के लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। एग्जाम के लास्ट में जो है बहुत इजी आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। यहाँ पे भी टाइम वेस्ट किया, वो भी नहीं हुआ। इससे बेहतर है आपको सेकेंड और थर्ड रीडिंग में क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, लग रहा है ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, इट्स बेटर टू स्किप। मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ, अगर आप 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो 0.25 आपका नेगेटिव रहता है और 1 मार्क उस क्वेश्चन का, यानी कि 1.25 मार्क यहाँ पे आप लूज़ करते हो। अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो लोग को लगता है क्या हो गया, मेरे 0.50 तो मार्क्स लूज हुए। नहीं, 2 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन गलत हुए, मतलब 2 क्वेश्चन का 2 मार्क और 0.25 की जगह पे यहाँ पे 50, ठीक है, यानी कि 2.5 मार्क आपके जाएंगे 2 क्वेश्चन गलत करने पे। आई बात समझ में? तो आप इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अगर इस तरीके से ध्यान नहीं रखेंगे तो सिलेक्शन होना तो मुश्किल है। तो आपको इस तरह के बेसिक चीज़ों पे जो है ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिवीजन पे। यस फ्रेंड्स, रिवीजन इज़ अ की टू सक्सेस। आपको रिवीजन पे ध्यान देना ही होगा। हमने जो पढ़ा, किसी को भी ब्रह्मा जी ने आके वरदान नहीं दिया हुआ है, हर किसी को रिवीजन करना ही पड़ता है। तो आपको भी यहाँ पर रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली हमने जो भी पढ़ा हुआ है, आप जो चाहे मंथली वीकली, चाहे वीकली डेली, चाहे डेली, आपको जैसे टाइम मिलता है आप रिवीजन करते रहो, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि हमको पढ़ने का मन नहीं करता, सकता है यार अब तो मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है, जो भी पहले का पढ़ा है आराम से लेट जाओ, सो जाओ, बस में जाओ, जैसे बन करे वैसे करो, ट्रक में जाओ, है ना, मतलब मेरा कहने का मतलब ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में जाओ, जिधर भी जाओ, आराम से वही जो पहले का पढ़ो है बस वो रिवाइज करो, मत पढ़ो कोई नई चीज़। कोई बात नहीं, कभी ऐसा होता है, कभी एक आध दिन नहीं पढ़ने का मन करता है, कोई बात नहीं, पहले की पढ़ी हुई चीज़ को रिवाइज कर लो, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो आपको, छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रही है, आपको लग रहा होगा मैम ये सब क्या बता रहे हो, ये क्या बता रहे हो नहीं होता, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट है स्टडी अपडेटेड। मतलब आप अपने आप को जो है हमेशा अपडेटेड रखो। क्यों अपडेटेड रखो? क्योंकि जीके और जीएस का सेक्शन होता है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अपडेटेड योर सेल्फ, ठीक है। आपने अपने आप को कितना अपडेट रखा है, उसी से क्वेश्चन जीके और जीएस के सॉल्व होते हैं। आपने न्यूज़पेपर कितना पढ़ा है, मैगजीन्स कितनी पढ़ी हैं, ठीक है, आपने जीके जीएस कितने लेवल तक कवर किया है, अभी क्या चल रहा है, वो सब कैसे होगा? वो सब तब होगा जब अपने आप को आप मोटिवेटेड रखोगे, अपडेटेड रखोगे। आई बात समझ में? तो अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना ही रखना है, ताकि जीके जीएस के क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे अपडेट रखना है, तो आप आके डेफिनेटली हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स पोस्ट करती हूँ। हम हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ कि कौन कौन से करंट अफेयर्स आपको आने वाले हैं, ठीक है। आपको जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स है वो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो डेफिनेटली आप वहाँ भी आ सकते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें बताती रहती हूँ, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं और ये भी चीज़ें होती रहती हैं साइड बाय साइड, ठीक है। तो इसलिए आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है कई एक बार, इसलिए मैं आपको सेफ साइड बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब देखो, हेल्थ इज़ अ वेल्थ, आपने ये भी सुना ही होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। मतलब आपको खुद का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन पूरे टाइम किए जा रहे हैं, नहीं। आपको अच्छी स्लीप लेनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, आपके डाइट अच्छे से फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, खुद का ध्यान नहीं दे रहे हैं और एग्ज़ाम टाइम जैसे ही आए वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाए, क्या फ़ायदा। आप पूरे टाइम करो, ठीक से बैलेंस तरीके से चीज़ें करो। कई लोग ऐसा करते हैं कि पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेंगे, पर अपना ध्यान नहीं देंगे। उस चक्कर में क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम जैसे ही आता है वैसे ही तबीयत पूरा ख़राब, पूरा लो, जिस दिन एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं हो पाता और सारी पढ़ी हुई आती हुई चीज़ें भी आप एग्ज़ाम में फिर नहीं कर पाते, क्योंकि फिजिकली आप फिट नहीं हो ना, मेंटली भी फिट नहीं हो, फिजिकली भी फिट नहीं हो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसीलिए हमें थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान रखना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करना है, आपको गाइडेंस लेते रहना है हमेशा, ठीक है। हमेशा गाइडेंस लेता रहना है। गाइडेंस मतलब क्या, आप कोई भी एक जो है चैनल फॉलो कर लो। अगर आप यूट्यूब की बात करते हो तो ठीक है, कोई भी एक चैनल फॉलो करो, वो चैनल फॉलो करो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बात करता है,
ठीक है, आप उसको फॉलो करो, उनसे ही पढ़ो। आपने देखा हुआ 10 जगह भटकोगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको, मैं आपको बता रही हूँ। किसी एक को फॉलो करो तो उसी को फॉलो करते रहो, ठीक है, उसको फॉलो करो, वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, है ना। आपको कंपैरिजन नहीं करना, इसका अच्छा है, इसका बुरा है, इसका वो है, उसका वो, ऐसा नहीं है ना। सबके में कुछ ना कुछ कमी होती है, सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है, पर आपको ये करना है कि कहीं एक जगह स्टिक होकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। आई बात समझ में? तो आपको हमेशा गाइडेंस लेती रहनी है। जो भी लोग का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, जो आपको मॉनिटर करते हैं, ठीक है, मैंने भी इसलिए ही ये यूट्यूब चैनल खोला था कि मैं आपको मॉनिटर कर सकूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की, आपको वो सब चीज़ें फेस करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें हमेशा बताती रहती हूँ, ठीक है। तो हमेशा अच्छी जगह से और एक जगह से हमेशा गाइडेंस लेते रहिए। ये सब चीज़ें रही, अगर आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो विश्वास मानिए फ्रेंड्स, डेफिनेटली जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इससे कोई रोक नहीं सकता। आपका जो एक सीट है वो आपको मिल के रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। DSSS में हम एक सीट लेके रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ जो है आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही अब वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं आपको बता दूं, MTS से रिलेटेड, DSSS से रिलेटेड, TGT PGT से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर डाली हुई है। डेफिनेटली गो एंड वॉच सच वीडियोज़ कि किस तरीके से आप बनाएंगे। यहाँ पर तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है, बाकी सारे वीडियोज़ में मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा के आपको बताया कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे, किस तरीके से चीज़ें करेंगे कि आप अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि MTS से रिलेटेड मैं किसी और भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप जो है हमारे टेलीग्राम पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके बात को सुनूंगी और डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।